आज वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार इसको लेकर पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल लाएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक देश भर में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिन के अंदर लोकल बॉडीज और पंचायतों के इलेक्शन होंगे। सरकार का तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से खर्चा बचेगा। बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण विकास के कामों में आने वाली बाधाएं खत्म होंगी। नेता और पार्टियां हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सरकार मानती है जरूरी है। सरकार की राय से सहमत होने वाली पार्टियों में बीएसपी, एलजेपी, जेडीयू, अकाली दल, एआईएडीएमके, असम गण परिषद, अपना दल, बीजेडी, जेडीएस जैसे दल हैं। लेकिन कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत करते हैं। कांग्रेस ने इसे नॉन प्रैक्टिकल आइडिया बताया। ओवैसी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी का रीजनल पार्टीज को खत्म करने का आइडिया है। इससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में पड़ जाएगा, लोकल इश्यूज की अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है? क्या सरकार इसे पार्लियामेंट में पास करवा पाएगी? अगर पास हो भी गया तो जिन राज्यों में अगले 3 साल में चुनाव होंगे, क्या उनमें 2029 में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? क्या उनकी विधानसभा का कार्यकाल घटाया जाएगा? अगर किसी राज्य में बीच में सरकार गिर जाएगी तो वहां क्या होगा? क्या विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई पार्टियों के दिलो दिमाग में शक है, शुबे हैं। क्या एक साथ चुनाव होने से मोदी को फायदा होगा? क्या एक देश एक चुनाव से विपक्षी पार्टियों को नुकसान होगा? क्या इस प्लान के पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई बड़ी चाल है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। आज कैबिनेट की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर डिटेल में बात हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की, उसके सुझावों को सरकार ने मान लिया। रामनाथ कोविंद की कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के इशू पर सभी स्टेक होल्डर से बात की थी। 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस आइडिया को सपोर्ट किया था, जबकि 15 इसके खिलाफ थे। सिविल सोसाइटी के 21,558 लोगों से राय ली गई। जम्मू कश्मीर में आज पहले फेज की वोटिंग हुई। कश्मीर वैली की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग को लेकर जबरदस्त रिस्पांस दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से आज फर्स्ट फेज में करीब 59% वोटिंग हुई। इंदरवाल असेंबली सीट पर मतदाताओं में सबसे ज्यादा उत्साह दिखा। यहां 80% से ज्यादा पोलिंग हुई। ज्यादातर पोलिंग बूथ के बाहर आज सुबह से ही लंबी लंबी कतारें दिखी। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों से बात की। कुछ लोगों ने कहा, यह अपनी मर्जी की सरकार चुनने का मौका है। सरकार बनने के बाद विकास के कामों में और तेजी आएगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू कराना चाहते हैं, इसीलिए वोट डालने आए हैं। इस बार हम इसलिए वोट कर रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, वरना जैसा था तो वैसा ही रहेगा तो फिर क्या फायदा वोट देने का। हम यही चाहते हैं कुछ डेवलपमेंट भी हो और कुछ बदलाव भी। किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? किस बदलाव, ये जो हालात जो है ना यहाँ पर, जो इसने जो दफ़ा 370 है उन्होंने वो ख़त्म किया, वो वापस होना चाहिए। हमारा मुद्दा ये है, हमें राहत पहुँचना चाहिए, यहाँ अमन होना चाहिए, और क्या, चैन की ज़िंदगी गुजारी। पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव दिख रहा है आप? बहुत बदलाव रहा, बहुत। हाँ, मोदी की हुकूमत ने बहुत अच्छी किया, गलत किया नहीं। अलबत्त बात यह है, दफ़ा 370 जो टूटा है ना,
उसका थोड़ा हो गया यहाँ फर्क, वरना अच्छा हुकूमत उसने किया। तो डेवलपमेंट हुई जमीन पे कहीं? हरियाणा में भी इलेक्शन कैंपेन जोर पकड़ रहा है। आज कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस का नारा है 7 वादे पक्के इरादे। कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 की पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने और कास्ट सेंसस कराने की गारंटी दी है। किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देने का भी ऐलान किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो काम बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई, उन्हें कांग्रेस की हाई स्पीड इंजन की सरकार पूरा करेगी। खड़गे ने कहा, बीजेपी का एक इंजन आगे खींचता है, दूसरा पीछे, इसीलिए हरियाणा का विकास 10 साल में रुक गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा में विकास की रेल तेजी से दौड़ेगी। केजरीवाल 21 सितंबर के बाद हरियाणा के कैंपेन में उतरेंगे। 21 सितंबर को दिल्ली में आतिशी सिंह की लीडरशिप में नई सरकार का गठन हो सकता है। आतिशी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण कहां होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसकी कोई डिटेल अभी सामने नहीं आई है। मजे की बात यह कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता आतिशी के शपथ ग्रहण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। न नई सरकार को लेकर कोई चर्चा है। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे या नहीं, सरकारी गाड़ी छोड़ेंगे या नहीं, सिक्योरिटी से दूर रहेंगे या नहीं। आज संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को गाड़ी, बंगले और सिक्योरिटी के तामझाम की न जरूरत है न शौक है। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया तो सरकारी घर कौन सी बड़ी बात है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 2-3 हफ्ते में सरकारी घर खाली कर देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाएं और सुरक्षा भी लौटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दा बनाकर देश भर में आंदोलन करने की योजना बना रही है। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कमेटियों को हर जिले में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्देश दिया। इसके बाद दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, पुतले जलाए। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा, यूपी के मिनिस्टर रघुराज सिंह और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन दी गई है। लेबनान से आज फिर बुरी खबर आई। लेबनान में आज लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग आज घायल हुए। लेबनान में कल पेजर में ब्लास्ट हुए थे और आज वॉकी टॉकी बम बन गए। कल पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के जो लड़ाके मारे गए थे, आज उनका जनाजा निकल रहा था। उसी वक्त जनाजे में शामिल लोगों के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे। इन धमाकों से लोग संभल पाते, उससे पहले घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए लगे इक्विपमेंट्स में भी ब्लास्ट शुरू हो गए। इसकी वजह से कई जगह मकानों में आग लग गई, सड़क पर चल रही कारें जल गईं। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलने अमेरिका आ रहे हैं। असल में मिशिगन में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि भारत के साथ फ्री ट्रेड को लेकर उनकी क्या राय है। इस पर ट्रंप ने कहा कि भारत एक टफ देश है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, अगले हफ्ते वो अमेरिका आ रहे हैं और मैं उनसे जरूर मिलूंगा। वो अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। मोदी शानदार व्यक्ति हैं, ऐसे कई शानदार नेता हैं। ये सभी तेज दिमाग वाले लोग हैं, बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं हैं।
आप समझ सकते हैं कि सभी अपने अपने गेम में टॉप पर हैं और हमारे खिलाफ अपनी नीतियों का इस्तेमाल करते हैं। top, you know the expression, they're at the top of their game.